हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को सबसे पहले तो भाई दूज की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। वहीं दोस्तों, आप सभी जानते होंगे आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। अब दोस्तों, इसमें आपकी 100 मार्क्स की हिंदी आने वाली है और आप लोगों ने दोस्तों अपनी तैयारी को भली भांति आगे बढ़ाया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, अब आपके पास जो है अंतिम समय में है, ये इस समय पे आप लोगों के पास ये मौका रहता है कि आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, परख सकते हैं। इसी के रिगार्डिंग दोस्तों मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 50 प्रश्नों का हिंदी का ये प्रैक्टिस सेट। अगर दोस्तों इसमें आप लोग 40 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रही है, आप लोग ये मान के चल सकते हैं। वहीं दोस्तों मैंने इस प्रैक्टिस सेट के अलावा आप लोगों को हिंदी के 5 से 6 प्रैक्टिस सेट और दिए हुए हैं। अगर दोस्तों आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से दोस्तों वहाँ पर हिंदी प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट और जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारा, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। अब दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने बताने की अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अवधि दोस्तों पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली है। अब दोस्तों पूर्वी हिंदी में अवधि के अलावा आपने बघेली और छत्तीसगढ़ी इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख किसके शिलालेख से मिलता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के राजा जयभट्ट के दोस्तों शिलालेख से, जो कि 800 ईस्वी का शिलालेख था। इससे दोस्तों देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम उल्लेख हमें देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्ध सरकारी पत्रों में प्रेषक का नाम व पदनाम किस तरफ लिखा जाता है। अब दोस्तों 4 यहाँ पर आपको बताए गए हैं ऑप्शन, आपने बताने कि अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का जो नाम और पदनाम होता है वह किस तरफ लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, ऊपर दोस्तों बाईं ओर अर्ध सरकारी पत्रों में प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है। अब देखिए दोस्तों, अर्ध सरकारी पत्रों के अलावा ना सरकारी पत्रों में भी ऊपर बाईं ओर ही प्रेषक का नाम व पदनाम लिखा जाता है, तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कृतिदेव फॉन्ट किस प्रकार का फॉन्ट है। यूनिकोड फॉन्ट है, नॉन यूनिकोड है, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, नॉन यूनिकोड फॉन्ट दोस्तों कृतिदेव फॉन्ट है। अब देखिए दोस्तों, नॉन यूनिकोड फॉन्ट में आपने कृतिदेव के अलावा चाणक्य फॉन्ट भी ध्यान में रखना है, यह भी पूछा जाता है। वही दोस्तों जो यूनिकोड फॉन्ट हैं उसमें दोस्तों मंगल फॉन्ट, अपराजिता, कोकिला यह सभी फॉन्ट आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा तट पर दोस्तों हमारा तत्पुरुष समास होगा। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जब गंगा तट का समास विग्रह करते हैं तो आपको प्राप्त होता है गंगा का तट। क्या मिलता है दोस्तों, गंगा का तट या फिर गंगा के तट पर। अगर दोस्तों आप लोग इस वाक्य के हिसाब से देखते हैं तो आपको मिलता है गंगा के तट पर। तो दोस्तों इसमें हमारा आप सभी जानते हो कि कारक चिन्ह लगा हुआ है। कारक चिन्ह हमें किस समास में देखने के लिए मिलते हैं, तो तत्पुरुष समास में दोस्तों हमें कारक चिन्ह देखने के लिए मिलते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर धन अधीन दोस्तों पराधीन का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें पर का अर्थ हो गया पर यानी कि किसी दूसरे के अधीन रहना, यानी कि उसकी गुलामी में रहना, तो पराधीन ये हो इसका मतलब निकलता है। वही दोस्तों इसमें अ और आ के मेल से बड़ा आ बन रहा है, यानी कि इसमें हमारी दीर्घ संधि भी मौजूद होगी, तो आपने इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। तो दोस्तों यशोदा शब्द में कौन सी संधि है, इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यशोदा शब्द में दोस्तों विसर्ग संधि होगी। अब देखिए दोस्तों, जब आप यशोदा शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो आपको प्राप्त होता है यशः धन दा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। अब दोस्तों ये 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें से 3 शब्दों में हमारा आ उपसर्ग लगा हुआ है, किस एक शब्द में नहीं लगा है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आदरणीय शब्द में दोस्तों आ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, इसमें दोस्तों नीय प्रत्यय प्रयोग में आया है। आदर के बाद दोस्तों इसमें नीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों ने बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
राम शब्द दोस्तों इसमें ऐसा है जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा अगर वाक्य यह है कि दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, अगर यह भी होता तो तब भी हमें पता था कि वो राम भगवान के बारे में ही बात हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अनायास ही राम लिखा गया है, क्योंकि दोस्तों दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा अगर हो जाता तो तब दोस्तों यह ठीक वाक्य रहता। इसमें अनायास ही राम भगवान को ऐड इसमें राम नाम लिखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नल बूंद बूंद टपक रहा है में कौन सा क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा है दोस्तों, इस पंक्ति में आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बूंद बूंद शब्द जो है दोस्तों यह हमारा क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखिए दोस्तों, क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों इसमें पानी टपकने की जो टपकना है वह क्रिया हो रही है। और दोस्तों ये क्रिया हो किस प्रकार से रही है? तो बूंद बूंद टपक रहा है, पानी टपक तो रहा है लेकिन किस प्रकार से टपक रहा है? बूंद बूंद टपक रहा है, इसलिए दोस्तों यह हमारा क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया की यह विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो दोस्तों इन चार शब्दों में से कौन सी भाववाचक संज्ञा आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीमारी शब्द दोस्तों इसमें हमारा भाववाचक संज्ञा होगा। अब देखिए दोस्तों, भाववाचक संज्ञा में सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, दशाएं भी आती हैं, अवस्था भी आती है, यानी कि खुशी हो चाहे गम हो, चाहे दोस्तों उसकी कोई भी अवस्था चल रही हो, चाहे बुढ़ापा चल रहा हो, तो दोस्तों यह सभी हमारी अवस्थाएं भी जो होती है वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आती है। वहीं दोस्तों बाकी की जो तीन है, यह हमारे मोहन हो गया और दिल्ली हो गया, यह दोनों दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जबकि दोस्तों लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वह पढ़ता है लेकिन बात बहुत करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या होगा? दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द लेकिन है। आपने बताना है कि इन चार शब्दों में से लेकिन जो है वह किस प्रकार का शब्द है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेकिन दोस्तों एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द यानी कि दोस्तों अविकारी शब्द, ऐसे शब्द जिन पर दोस्तों लिंग वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, जब आप इसका लेकिन शब्द को किसी लड़के के लिए यूज में करते हैं तब भी आप लेकिन ही कहेंगे, लेकिन दोस्तों जब आप इसको किसी महिला के लिए यूज करते हैं तब भी दोस्तों आप इसको लेकिन ही बोलेंगे। यह शब्द किसी भी अवस्था में चेंज नहीं हो सकता है, और जो शब्द दोस्तों किसी भी अवस्था में परिवर्तित नहीं होते हैं वह हमारे अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देखिए दोस्तों, तत्सम और तद्भव में सबसे पहले आप लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट जो हो जाता है दिमाग में कि कौन सा वाला संस्कृत का होता है, कौन सा वाला हिंदी का होता है। तो दोस्तों तत्सम, तत्सम इसमें दोस्तों हमारा सा लगा हुआ है, यह हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं। वहीं दोस्तों जो तद्भव शब्द है वो हमारे हिंदी भाषा के ही शब्द होते हैं, तो आपने इसको पहचानना है। अब इन चार शब्दों में से दोस्तों आपने बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही आसान से प्रश्न है, आप सभी भाई बहनों ने अपना आंसर लगा लिया होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सफेद दोस्तों ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। अगर दोस्तों सफेद जब हम शब्द देखते हैं तो ये हमारा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दोस्तों श्वेत हो जाएगा, श्वेत। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? अब दोस्तों इन चार यहाँ पे शब्द युग्म दिए गए हैं, यानी कि आपको बताया गया कि कौन सा शब्द किस भाषा का है। एक दोस्तों इसमें मेल नहीं कर रहा है एक के साथ, आपने बताना कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कारतूस जो शब्द है दोस्तों वह अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, वह दोस्तों फ्रेंच भाषा का शब्द है। वही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बार ये कैची शब्द पूछा गया है, आपने इसे ध्यान में रखना है। तुर्की शब्द है, अफसोस दोस्तों फारसी, गमला दोस्तों पुर्तगाली और कारतूस हमारा फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? दोस्तों व्युत्पत्ति या फिर आप व्युत्पत्ति बोल लो या फिर उत्पत्ति बोल लो, बात दोनों की मतलब दोस्तों एक ही निकल करके आता है। तो दोस्तों आप व्युत्पत्ति देख करके थोड़े से कंफ्यूज ना हो जाइएगा, व्युत्पत्ति का अर्थ भी उत्पत्ति ही होता है। तो दोस्तों ऐसे शब्द आप लोगों ने बताने हैं जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ऐसे शब्दों को कहा जाता है देशज शब्द, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ऐसे शब्द क्या होते हैं कि अचानक से अनायास ही किसी जगह से निकलते हैं और पूरे के पूरे बड़े एरिया क्षेत्र में फैल जाते हैं। तो ऐसे शब्द दोस्तों हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों लोटा हो गया, पगड़ी हो गया, पेट हो गया, ठीक है, चप्पल हो गया, यह सभी दोस्तों हमारे कैसे शब्द हैं? तो देशज शब्द हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में कौन सा शब्द योगरूढ़ है? अब दोस्तों इन चार शब्दों में से आपने बताना कि कौन सा एक शब्द योगरूढ़ है। तो दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे वह सभी हमारे योगरूढ़ शब्द कहलाएंगे। और दोस्तों इसमें आप लोगों को दोस्तों बहुव्रीहि समास का केवल एक ही उदाहरण दिखाई दे रहा है, चक्रपाणी, जो कि दोस्तों विष्णु भगवान के लिए प्रयोग में आता है। तो दोस्तों यह हमारा योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है?
अब दोस्तों इन चार युग्मों में से ना एक तद्भव शब्द है और एक हमारा तत्सम शब्द है। तो दोस्तों आपने बताना है कि इन चार युग्मों में से कौन सा एक गलत है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सेठ का दोस्तों जो श्रेष्ठ लिखा गया है तत्सम शब्द वह गलत है। सेठ का दोस्तों तत्सम शब्द बनेगा श्रेष्ठी। ठीक है, श्रेष्ठी होगा। वहीं दोस्तों अफीम का आप लोग देखिए अहिफेन होता है तत्सम। वहीं दोस्तों हल्दी का हरिद्रा और अदरक का आर्द्रक होता है और सेठ का दोस्तों श्रेष्ठी होगा। अगला शब्द है, अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से यौगिक शब्द छांटिए। अब दोस्तों इन चार शब्दों में से आपने बताना है कि कौन सा एक यौगिक शब्द है हमारा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। परोपकार शब्द दोस्तों हमारा इसमें यौगिक शब्द है। वहीं दोस्तों जो हमारे अन्य शब्द है देखिए आप जरा कि गोपाल, चतुर्मुख और दशानन, यह तीनों ही दोस्तों हमारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। तो यह कैसे शब्द हो जाएंगे दोस्तों, तो यह योगरूढ़ शब्द हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो परोपकार शब्द है वह हमारा एक यौगिक शब्द होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पठनीय शब्द में निम्न में से कौन सा प्रत्यय होगा। अब दोस्तों पठनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इन चार प्रत्ययों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पठनीय शब्द में दोस्तों अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों इसमें कई सारे भाई बहनों का नीय प्रत्यय या फिर ईय प्रत्यय सबसे ज़्यादा अधिकतम अगर किसी ने लगाया होगा तो वह ईय प्रत्यय की तरफ गए होंगे। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि इसमें हमारा अनीय प्रत्यय प्रयोग में आता है। धातु के साथ दोस्तों कभी भी ईय प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें अनीय प्रत्यय का प्रयोग होता है। और दोस्तों इसमें पठ धातु है और उस पठ धातु में दोस्तों अनीय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे प्रत्ययों में मूल रूप से दो प्रत्यय मुख्य रूप से माने जाते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब दोस्तों इसमें से कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कृत प्रत्यय दोस्तों क्रिया शब्दों के साथ और धातु शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों आपने क्या ध्यान में रखना है, वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़ते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और ऐसे प्रत्यय दोस्तों जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, पहले से हमारे पहले एग्जाम में बन चुका है, तो दोस्तों आपने इसको बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। अब दोस्तों इन चार शब्दों में से किस एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आप लोगों ने मुझे बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ज्योत्सना शब्द जो है दोस्तों हमारा यह एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। इसमें दोस्तों जो हमारा सा बना हुआ है वह भी दोस्तों आधा होगा, तब जाकर के हमारा ज्योत्सना शब्द शुद्ध बैठेगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद क्या है। अब दोस्तों वाक्य में इन चार वाक्य क्रियाओं के भेद में से कौन सा एक भेद इस वाले वाक्य में लगा हुआ है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुमित सो रहा है इस वाले वाक्य में दोस्तों अकर्मक क्रिया होगी। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने कर्म की पहचान किस प्रकार से करनी होती है। आपने दोस्तों क्रिया से प्रश्न करना होता है, क्या और किसको से। इसमें क्रिया क्या हो रही है, तो सोने की क्रिया हो रही है। आपने प्रश्न करा क्या सो रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। किसको सो रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों आप लोग ये मानते हैं कि क्या सो रहा है कहने से सुमित सो रहा है, अगर आंसर तो मिल रहा है, लेकिन दोस्तों यह तो हमारा कर्ता है, कर्म तो है नहीं, क्योंकि सोने का काम अगर सुमित कर रहा है। अगर कोई सजीव आ जाता है दोस्तों हमारा क्या से प्रश्न करने पर, अगर हम दोस्तों क्रिया से प्रश्न करते हैं क्या करके, और अगर हमारा आंसर सजीव में आता है तो दोस्तों वह हमारा कर्म ना होकर के कर्ता होता है। आपने इसको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इस वाले वाक्य में हमारा कर्म उपस्थित नहीं है, तो यह दोस्तों हमारा अकर्मक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आपने इसको ध्यान में रखना है कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अब दोस्तों इन चार वाक्यों में से आपने बताना है कि किस एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो देखिए दोस्तों आपने फिर से उसी वाली चीज़ को दोहराना है। आपने दोस्तों क्रिया से प्रश्न करना है क्या और किसको से। तो देखिए दोस्तों आप जब पहला वाला वाक्य देखते हो तो उसमें आपको मिलता है क्या बुनती है, तो दोस्तों आपको आंसर मिला है स्वेटर। स्वेटर दोस्तों सजीव नहीं है, स्वेटर क्या है, एक निर्जीव वस्तु है। तो दोस्तों इसमें हमारा सकर्मक क्रिया है। वहीं दोस्तों आप बोलते हो चालक गाड़ी चलाता है, क्या चलाता है, तो गाड़ी चलाता है। गाड़ी भी सजीव नहीं है दोस्तों, यह भी निर्जीव है, इसका मतलब इसमें भी हमारा कर्म उपस्थित है। रामू खाना खा रहा है, क्या खा रहा है, दोस्तों खाना खा रहा है। खाना भी दोस्तों हमारा एक निर्जीव शब्द है। लेकिन दोस्तों जब आप बोलते हैं श्याम हंसता है, इसमें आप प्रश्न करते हैं क्या हंसता है, दोस्तों आपको आंसर मिलता है श्याम हंसता है। अब श्याम दोस्तों सजीव है, तो यह दोस्तों कर्म ना होकर के कर्ता हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जो हमारा ऑप्शन बी है यह एक अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा,
निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो वर्तनी की दृष्टि से हमारा शुद्ध बैठेगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि शब्द जो है दोस्तों ये हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वहीं दोस्तों जो मंत्री परिषद लिखा गया है, इसमें जो त्रा में बड़ी ई की मात्रा लगी है, वहां पर अगर दोस्तों छोटी ई की मात्रा होती तो यह शुद्ध हो जाता। वहीं दोस्तों पुष्पांजलि में जो अंत में ला में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है दोस्तों, वह अगर छोटी ई की मात्रा होती तो है दोस्तों तब यह भी हमारा ठीक हो जाता। अनुग्रहित में दोस्तों ऐसा है कि इसमें ग्र जो गा के नीचे रा की मात्रा लगी है, इसकी जगह पर अगर दोस्तों री की मात्रा लगी होती और जो हा में छोटी ई की मात्रा है इसकी जगह पर दोस्तों बड़ी ई की मात्रा लगी रहती, तो तब दोस्तों हमारा अनुग्रहित शब्द शुद्ध होता। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जिष्णु शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो देखिए दोस्तों जिष्णु शब्द वैसे तो बहुत सारे चीज़ों के पर्यायवाची में आता है ये, लेकिन दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपने बताना है कि जिष्णु शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिष्णु शब्द दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची है। वहीं दोस्तों आपने इंद्र के अन्य पर्यायवाची भी ध्यान में रखने हैं, जैसे है विडोजा, मधुआ, शशिपति, सहस्त्राक्ष, वासव, सुरपति, सुरेश, यह सभी भी दोस्तों इंद्र के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब दोस्तों इन 4 में से कौन सा एक कमल का पर्यायवाची नहीं होगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्बुद दोस्तों कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए दोस्तों अगर यह अम्बुज होता, अंत में अगर इसके जा लगा होता, तब दोस्तों यह कमल का पर्यायवाची होता, लेकिन दोस्तों इसमें अंत में दा लगा हुआ है और दोस्तों जो अम्बुद शब्द है यह बादल का पर्यायवाची होता है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, जंगम शब्द का विलोम क्या होगा। अब दोस्तों जंगम शब्द का विलोम शब्द आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगम शब्द का विलोम दोस्तों स्थावर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जंगम का अर्थ क्या होता है, जो चल सकता है वह जंगम कहलाता है, और दोस्तों जो स्थित रहता है वह स्थावर कहलाता है। तो दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अब देखिए दोस्तों 4 यहाँ पर आपको विलोम के युग्म दिए गए हैं, इसमें से दोस्तों एक जो विलोम का युग्म है वह गलत है। आपने बताना दोस्तों वो कौन सा वाला गलत होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गत और अनागत। यह दोस्तों यह जो युग्म है यह गलत हो जाएगा। अनागत का दोस्तों विलोम 2 हो सकते हैं, या तो दोस्तों आगत होगा या फिर दोस्तों गत होगा। ठीक है, निर्गत इसका नहीं होगा, तो आगत अनागत या फिर गत अनागत दोनों के दोनों हमारे एक दूसरे के विलोम होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। दोस्तों इन 4 जो हमारे यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 2-2 के युग्म दिए गए हैं, इनमें से दोस्तों कौन सा वाला स्पर्श संघर्षी व्यंजन है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, च और छ। यह दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से च और जो छ है हमारा, यह हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। अब देखिए दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन में वैसे तो 4 आपने ध्यान में रखने हैं, च, छ, ज और झ। वहीं दोस्तों य और र क्या है हमारे, तो यह दोस्तों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। श और सा क्या है दोस्तों हमारे, तो यह हमारे ऊष्म व्यंजन है। और वहीं छ और त्रह दोस्तों हमारे संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से किस एक शब्द का अर्थ ऐतराज से भी आता है, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऐतराज दोस्तों आपत्ति शब्द का एक अर्थ है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों ने बोला होगा अगर आपको ऐतराज ना हो तो ऐतराज का अर्थ क्या होता है, अगर आपको आपत्ति ना हो तो दोस्तों ऐतराज का एक और अर्थ निकल के आ जा रहा है हमारा आपत्ति। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। अब देखिए दोस्तों संज्ञा अगर दोस्तों कहीं पर 2 बार रिपीट हो रही है तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहेगा, आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संज्ञा की दोस्तों किसी भी स्थान पर अगर द्विरुक्ति होती है तो उस स्थान पर दोस्तों हमारा योजक चिन्ह प्रयोग में आता है। अब देखिए दोस्तों जो योजक चिन्ह होता है ना, यह ऐसा होता है कि 2 जो हमारे शब्द होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा राम राम, अगर हम लिखेंगे तो उनके बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। बार बार लिखेंगे तो दोस्तों इसके मध्य में भी हमारा योजक चिन्ह लग जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम लोग सीता गीता भी लिखते हैं तो तब भी दोस्तों हमारा बीच में यही चीज़ें लगेगा। किसी शब्द का दोस्तों विलोम लिखने के लिए भी अगर हम देखते हैं तो हमारा योजक चिन्ह ही इसमें प्रयोग में आता है। तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है कि योजक चिन्ह संज्ञा की द्विरुक्ति होती है तो उनके बीच में यह चिन्ह प्रयोग में आता है। वहीं दोस्तों आपने ये भी ध्यान में रखना है कि हिंदी में हमारे जो विराम चिन्हों की संख्या है वो कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 20 मानी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। अब दोस्तों ये 4 वाक्य आप लोग भली भांति देखिएगा, आप लोग बताना है कि कौन सा एक वाक्य इसमें से शुद्ध नहीं है।
तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा हुई। यह वाक्य दोस्तों हमारा एक अशुद्ध वाक्य है। क्यों दोस्तों? क्योंकि दोस्तों इसमें देखिए दंड और सजा दो शब्द दिए हुए हैं। दंड का अर्थ ही सजा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग ये बोल सकते थे कि हत्यारे को मृत्यु की सजा हुई तो तब भी दोस्तों मतलब निकल सकता था। दंड दोस्तों इसमें अनायास ही लगाया गया है। या फिर आप बोल सकते थे कि हत्यारे को मृत्युदंड मिला, तो दोस्तों हमारा जो यह वाक्य है यह शुद्ध नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में कौन सा एक महाप्राण व्यंजन नहीं है? अब दोस्तों महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि हर व्यंजन वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण तथा दोस्तों हमारे जितने भी अंतस्थ व्यंजन आते हैं वह सभी दोस्तों हमारे जितने भी हमारे व्यंजन रहेंगे दोस्तों ऊष्म व्यंजन, वह सभी हमारे महाप्राण व्यंजन ही होते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सक रहे होंगे कि इसमें से हमारा जो ग है वह हमारा महाप्राण व्यंजन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यह किसी भी व्यंजन वर्ग का दूसरा या फिर चौथा वर्ण नहीं है, यह किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शुद्ध वाक्य बताइए। अब दोस्तों इन चार वाक्यों में से आप लोगों ने कोई एक शुद्ध वाक्य पकड़ना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। यह वाक्य दोस्तों हमारा शुद्ध हो जाएगा। पहले वाक्य में देखिए दोस्तों अनेकों लिखा हुआ है, क्योंकि दोस्तों अनेक अपने आप में वैसे ही बहुवचन है, उसके आगे दोस्तों को ओ की जो मात्रा है वह लगाने की आवश्यकता है ही नहीं। वहीं दोस्तों मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ, यह भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैं बहुत विद्वानों से मिला हूँ बोल देते तब भी ठीक था दोस्तों, क्योंकि सारे का अर्थ तो फिर बहुत ज़्यादा निकल जा रहा है, क्योंकि सारे से तो कोई अर्थ मतलब बहुत से ही दोस्तों हमें पता चल जा रहा है कि विद्वान बहुत सारे हैं, तो दोस्तों सारे शब्द लगाने की तो आवश्यकता थी ही नहीं। वहीं दोस्तों जो अंतिम है हमारा, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। अब दोस्तों आप खाली अगर इतना बोल दो कि मैं कई विद्वानों से मिला हूँ तभी ही दोस्तों बात हो जाती है, तो इसमें जनों शब्द अनायास ही लगाया गया है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है वह हमारा एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? अब दोस्तों दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं इन चारों में से आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व और फ दोस्तों हमारा इसमें दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। अब देखिए दोस्तों दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ से मिलकर के दंतोष्ठ शब्द बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप लोग एक बार बोल के देखिए व और फ, आप देखेंगे कि जो आपके ऊपर के दांत हैं और जो नीचे का होंठ है वह दोनों के दोनों दोस्तों एक दूसरे से लग रहे हैं, और इन्हीं की वजह से हमें व और फ का साउंड आ रहा है। इसलिए दोस्तों ये जो दो ध्वनियाँ हैं हमारी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग व स्त्रीलिंग दोनों है? अब दोस्तों इन चार शब्दों में से आपने बताना कि कौन सा एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। अब देखिए दोस्तों हार के भी दो अर्थ निकलते हैं, एक हो गया पराजय वाला हार और एक हो गया गले का हार। अगर हम बोलते हैं हार हमारी हार हो गई यानी पराजय हो गई, तो तब दोस्तों यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब हम इसका प्रयोग एक आभूषण के तौर पर करते हैं यानी कि गले के हार के तौर पर करते हैं, तो तब दोस्तों हमारा यह पुल्लिंग शब्द बन जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेरा परिवार अमेरिका में रहता है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। अब दोस्तों इसमें रेखांकित शब्द है परिवार, आपने दोस्तों परिवार शब्द में कौन सी संज्ञा है बताना है। तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे परिवार केवल एक व्यक्ति से तो बनता नहीं है, कई सारे लोगों के मिल जाने से दोस्तों परिवार का निर्माण होता है। दोस्तों समूह का निर्माण होता है, इसलिए इसमें हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि परिवारों दिया गया होता है कई सारी जगह पर, जैसे कोई अगर मैं आपको एक वाक्य बताऊं कि सरकार द्वारा सभी परिवारों को राशन दिया जाएगा, अगर इस शब्द में दोस्तों हम लोग परिवारों को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा यह जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यह बहुत सारे परिवारों को इंगित कर रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अब दोस्तों गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग क्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गीदड़ शब्द का स्त्रीलिंग दोस्तों गीदड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बुरा आचरण गलत है, इसमें बुरा शब्द क्या है? अब दोस्तों बुरा आचरण गलत है, इसमें बुरा शब्द क्या है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बुरा दोस्तों इसमें हमारा विशेषण शब्द है। अब देखिए दोस्तों विशेषण कैसे शब्द होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो दोस्तों आचरण जो है हमारा संज्ञा शब्द है और इसकी विशेषता बता रहा है दोस्तों बुरा, ठीक है, यानी कि आचरण तो है लेकिन आचरण तो गलत है, लेकिन कैसा आचरण गलत है? तो दोस्तों बुरा आचरण गलत है, तो यह हमारा एक विशेषण शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सुबह हुई और फूल खिल उठे, वाक्य में और शब्द क्या है? अब दोस्तों इस वाक्य में जो और शब्द दिया गया है यह किस प्रकार का शब्द है आप लोगों ने बताना है इन चार ऑप्शन में से। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह दोस्तों एक समुच्चय बोधक शब्द है। अब देखिए दोस्तों और के अलावा और, तथा, एवं, व, यह सभी दोस्तों ऐसे शब्द होते हैं जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। अब देखिए दोस्तों, इन चार शब्दों में से विकारी शब्द कौन सा है आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मनुष्य शब्द जो है दोस्तों हमारा यह एक विकारी शब्द है। अब देखिए दोस्तों, विकारी शब्द मैंने आपको बताया था ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर दोस्तों परिवर्तित हो जाएं, वह दोस्तों हमारे विकारी शब्द कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों जो शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं वह अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द कहलाते हैं। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको लोगों को बताया था। तो देखिए दोस्तों, आप तथापि को देखते हैं। तो दोस्तों तथापि शब्द दोस्तों किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता, चाहे आप किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल करें चाहे किसी महिला के लिए इस्तेमाल करें। वही दोस्तों जो बल्कि शब्द है वह भी दोस्तों आप किसी भी पुरुष के लिए इस्तेमाल करें, किसी महिला के लिए इस्तेमाल करें, या फिर किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके अलावा एवं में भी दोस्तों कोई परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों मनुष्य का मनुष्यों हो सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या हो सकता है कि कारक चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों हमारा जो मनुष्य शब्द है यह विकारी शब्द हो जाएगा, यह एक संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेष्य और विशेषण हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य मैंने आपको दिया है इसमें कितने विशेष्य हैं और कितने विशेषण हैं आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 विशेष्य और 3 विशेषण दोस्तों इसमें मौजूद हैं। अब देखिए दोस्तों, विशेष्य इसमें 2 हैं, एक हो गया सांप और एक हो गया जहर। दोस्तों विशेष्य से आप लोग समझ सकते हैं कि यह संज्ञा शब्द की बात हो रही है। तो दोस्तों इसमें 2 हमारे विशेष्य हैं, एक सांप हो गया और एक जहर हो गया। तो 2 विशेष्य हमें मिल गए। और वहीं दोस्तों 3 विशेषण हैं, एक हो गया विशेषण में समुद्री, एक हो गया दोस्तों घातक और एक हो गया कीमती। तो दोस्तों आपने इसको भली भांति दोस्तों आप लोगों ने इसको तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपका जो ये परीक्षा होने वाली है जिसमें दोस्तों आप लोगों का 100 नंबर की अभी हिंदी आने वाली है। तो दोस्तों आप लोगों ने इसे ध्यान में रखना है कि इसमें आपके अधिकतम शब्द से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे दोस्तों पर्यायवाची शब्द आप लोगों के अधिक से अधिक आएंगे, विलोम आएंगे, तत्सम तद्भव आएंगे, अनेकार्थी शब्द दोस्तों आप लोगों के देखने के लिए आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है ना, वो इन शब्दों की तरफ को करना है। क्योंकि दोस्तों कॉन्सेप्ट हर कोई पढ़ता है, सबको पता है संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है। तो दोस्तों हर कोई वो पढ़ करके आएगा। आप लोगों ने दोस्तों शब्दों को भली भांति तैयार करना है। अगर जिसके शब्द तैयार हो गए तो ये मान के चल सकता है कि दोस्तों उसको अच्छे खासे नंबर वो इस एग्जाम में ला सकता है। निम्न में से संयुक्त स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और जो आई है यह दोनों ही दोस्तों हमारे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है ए, आई और ओ, औ यह 4 हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। वहीं दोस्तों संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन है हमारे छ, त्र, ज्ञ और श्र। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सरकार की तरफ से सरकारी गजटों यानी राजपत्रों में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार की तरफ से दोस्तों सरकारी गजटों यानी राजपत्रों में जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाली सूचना को अधिसूचना कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है यह अलग तरीके से पूछा गया था। बोला गया था कि सरकारी गजटों में, ठीक है, ये जो अधिसूचना होता है ये किस में प्रकाशित होती है। तो दोस्तों यहाँ सरकारी गजटों यानी कि राजपत्रों में प्रकाशित होती है। इस प्रकार से भी दोस्तों यह प्रश्न बनता है, तो आपने दोनों तरीकों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली निम्न में से कौन सी है। अब दोस्तों समाचार जो लिखने की जो सबसे ज़्यादा फेमस जो शैली है वो इन 4 शैलियों में से कौन सी आप लोगों ने बताना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्टा पिरामिड शैली दोस्तों समाचार लेखन की बहुप्रचलित शैली है। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले दोस्तों हेडलाइंस लिख दी जाती है और उसके बाद पूरा का पूरा मैटर लिखा जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा होगा पेपर वगैरह अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हेडलाइन लिख दी जाती है और नीचे फिर उसकी डिटेल दी जाती है। ठीक है, तो यह उल्टा पिरामिड शैली में ही इस प्रकार से काम किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वर्ण छाटिए। अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने अशुद्ध वर्तनी किसकी है पहचानना है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नुपुर जो शब्द है दोस्तों यह हमारा एक अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए दोस्तों, रचयिता, क्लेश और तदुपरांत आपने तीनों को दोस्तों अच्छे से देख लेना है। मैंने दोस्तों ये प्रयास करा है कि अधिक से अधिक दोस्तों आप लोगों को वर्तनी वाले शब्द बता सकूं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों ने नुपुर को कैसे पहचानना है। नुपुर में दोस्तों जो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में छोटी ऊ की जो मात्रा दिखाई दे रही है, अगर दोस्तों वह बड़े ऊ की मात्रा होती तो तब दोस्तों हमारा नुपुर शब्द ठीक हो सकता था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि दोनों में ही छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, इसलिए दोस्तों हमारा नुपुर शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। अगला प्रश्न हमारा, वाराण शब्द किसका पर्यायवाची है।
अब दोस्तों इन 4 शब्दों में से आपने बताना कि वारण जो शब्द है किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वारण शब्द दोस्तों हाथी का पर्यायवाची है। अब देखिए दोस्तों हाथी के अन्य पर्यायवाची भी आपने ध्यान में रखने हैं, जैसे कुंभी, करी, करीश, करीबर, द्वीप, द्विरद, वारण, यह सभी दोस्तों हमारे हाथी के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह एक अच्छा आदमी है। इस शब्द में दोस्तों हमारा विशेषण का जो इसमें दोस्तों जो अच्छा शब्द है उसका प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों को पता होगा विशेषण जो होता है वह विशेष्य के ही पास में लगता है। विशेष्य यानी कि दोस्तों संज्ञा शब्द के ही पास में लगता है। और दोस्तों इसमें हमारा संज्ञा शब्द क्या है, आदमी है। और उसकी विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है दोस्तों, अच्छा शब्द बता रहा है। तो दोस्तों इसमें जो अच्छा शब्द है वो ऑप्शन डी में विशेषण के रूप में प्रयोग में आया है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, दावाग्नि दोस्तों वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होगा। वहीं दोस्तों पेट में लगने वाली आग के लिए जठराग्नि प्रयोग में आएगा, और वहीं समुद्र में लगने वाली आग के लिए बड़वाग्नि प्रयोग में आएगा। अब दोस्तों आप लोगों का इसमें जो भी स्कोर बना है आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वहीं दोस्तों आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।